So welcome everyone to today's session. मैं चाहूंगी निपुण जी को इस सेशन को शुरुआत करने के लिए। आज वह हमारे साथ में जो एक हर्बोलॉजिस्ट है, दवाइयाँ किस तरीके से बने, हर्ब्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन्हें कैसे कंबाइन किया जाए, इस बारे में उनको बहुत डीप रिसर्च है। सो मैं चाहूंगी निपुण जी से आज का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू रिजुन। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में जिसका नाम है रोड टू डिजीज फ्री लाइफ। हम एक यात्रा पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे 5 स्टेशंस पे रोकेंगे। वहाँ रुक करके हम कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन में स्वस्थ रहने के लिए फायदेमंद होगी। बाहर वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप यात्रा नहीं कर सकते, पर हम आज ये वर्चुअल यात्रा पे जरूर जा रहे हैं। तो आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, हम साथ में चलते हैं। ये जो टॉपिक है रोड टू डिजीज फ्री लाइफ, इसमें हम ऐसी जानकारियां आपको देंगे जिसमें आपको स्वस्थ रहने के काफी अच्छे टिप्स मिलेंगे। आप इनको अपने घर में, अपने परिवार में सभी से शेयर कर सकते हैं और इनको खुद अपने जीवन में अपना सकते हैं। साथ में इसमें आपको कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, पर आपको कुछ ऐसे चंद उपाय करने हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये जरूर जान लें कि हमारे लिए स्वास्थ्य या स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। हमारे जो जीवन है, हमें जल है तो जीवन है, हम स्वस्थ हैं तो ही जीवन है। ये जीवन स्वस्थ रखने के लिए हमें ऐसे कुछ चीजों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और हम जितना स्वस्थ रहेंगे हमारी आयु उतनी बढ़िया होगी, हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या उतनी अच्छी होती है। हम हमारा परिवार स्वस्थ कैसे रख सकें, ये कितना जरूरी है। आपको 1 वर्ष में कोरोना के इस महामारी के माध्यम से ये समझ आ गया होगा कि हमें स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर के इतना ध्यान नहीं रखते थे। काफी लोग तो भले इसकी जानकारी रखते हैं, पर ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे हैं जो एक भेड़ चाल में लगे हैं, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं ताकि वो एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, पर ये भूल जाते हैं कि हम हमारा हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि हम हमारे जो रूटीन के कार्य हैं और बाकी अनेक व्यवसाय के कार्य हैं अच्छी तरीके से कर सकें। हम हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं कुछ ऐसे चीजों का उपयोग करके जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला विषय है जिसके बारे में हम आपको बताएं, इसकी रूपरेखा हम ऋषि वरदानंद जी से समझेंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपने ज्ञान से अवगत कराएं और हमें इस यात्रा पे आगे लेकर के चले। देखिए, शुरुआत करता हूँ साथ में। भारत नंबर 1 हो गया है। आप समझ गए होंगे किसमें नंबर 1 होगा। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है जिससे सब लोग चिंतित हैं, घबराए हैं, डरे हैं, लेकिन डरना नहीं है। कोरोना से डरना नहीं है। कोविड केसेस में भारत नंबर 1 हो गया है। आज 93,000 केसेस हो गए। 6 महीने बाद वापस फिर से ये स्थिति होने जा रही है। सितंबर के बाद से पहली बार इस तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं, और वो भी इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं। और ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इसकी जो रफ्तार है बहुत तेज है। क्या करना है? तो चारों तरफ एक ही शब्द है,
एक ही शब्द है जो सुनाई दे रहा है, हर कोई एक दूसरे से वही कह रहा है। क्या कह रहा है? आप सोचिए, देश के हमारे देश के नहीं, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग अपने अपने देशवासियों को भी कह रहे हैं। सभी देश के डॉक्टर्स लोग हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी कह रहे हैं। प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वहां के प्रशासन है, पुलिस है, हॉस्पिटल्स हैं, सब लोग कह रहे हैं। और आम जनता भी, हम भी एक दूसरे से कह रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को कह रहे हैं। वो एक शब्द करें, कौन सा वो शब्द जो हम कह रहे हैं? गेस? अधिक समय नहीं है, आपने गेस किया होगा। केयर। जी हाँ, केयर। सब कह रहे हैं केयर करिए, केयर रखिए। कोरोना के जो नियम है उनका, उनसे फाइट करने के जो नियम है उनका पालन कीजिए। मास्क लगाइए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज कीजिए, 2 गज दूरी रखिए, भीड़ मत भड़क्का मत कीजिए, बाहर मत निकलिए, आवश्यकता हो तो ही निकलिए। जगह जगह लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये सब हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि केयर नहीं की, लापरवाही की। तो ये केयर, हमारी ये वेबिनार भी इस केयर शब्द के इर्द गिर्द है। केयर किसकी करनी है? किस चीज की केयर? हेल्थ की। नहीं, मैं कहता हूं हेल्थ नहीं, वेल्थ की, दोनों की करनी है। इस समय केयर करनी है हेल्थ की और वेल्थ की। और आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ की, हेल्थ की केयर। और 3 बातें ध्यान रखना है। केयर हेल्थ में क्या, दूसरा क्यों, व्हाई। सो व्हाट केयर, why care, and then how care. We are going to cover these 3 topics today. What care? Care for our health, care for our eating habits, care for our lifestyle. This is what is required. ये जरूरत है। हमें किसकी केयर करनी है? वे हमें अपने स्वास्थ्य की केयर करनी है। तो स्वास्थ्य की केयर करने में देखना है, स्वास्थ्य केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा। So why it is required to be cared? हेल्थ की केयर करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम हमारे हेल्थ की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ कोरोना की बात ही नहीं है, मेन जो इसके पीछे है, कोरोना के पीछे भी है, स्वास्थ्य के पीछे भी है, वो है आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कैसे मेंटेन रहे और उसके लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी के लिए जो वैक्सीन आया ना, वो भी आपकी इम्यून पावर को बूस्ट करने वाला होता है, इसीलिए वो वैक्सीन है। मैं सुन रहा था एम्स के जो डॉक्टर थे उनको, और उन्होंने इसका टेक्निकल जो एनालिसिस किया उसमें यही बताया कि जो वैक्सीन लगाते हैं वैक्सीनेशन से, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि वो कोरोना की वार से आपको बचा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको वापस हो नहीं सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे अगर आप किसी कोरोना पीड़ित के साथ सामने आए हैं तो आपको भी थोड़ा कुछ फ्लू हो सकता है, गले में कुछ हो सकता है, 1-2 दिन के लिए आपको कुछ वीकनेस हो सकती है। लेकिन आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है, तो जो अंदर वैक्सीन के कारण से आपका जो इम्यूनिटी का बूस्ट आया हुआ है, उसके कारण से आपको उसके सिम्टम्स लाइट होकर के और खत्म हो जाएंगे। आपको कोरोना का जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो नहीं होगा, सीवियर जो इफेक्ट है वो नहीं होने वाला है अगर आपने वैक्सीनेशन किया है। तो यही है। तो उसमें क्या है? उसके पीछे इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी कैसे हो सकती है भाई? हमारे पास तो एक सीधी बात है कहने के लिए, जितने भी आयुर्वेद वाले हैं, जितने भी नेचुरोपैथ वाले हैं, सब आपको एक ही बात कहेंगे। आपने अगर अपने खान पान पर ध्यान दिया तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, बनी रहती है, बढ़ती है। तो इम्यूनिटी आपकी डिपेंड करती है खान पान पे। तो अगर हम केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं कि क्या बीमार होंगे। तो आप ही नहीं होंगे, आपके साथ पूरा परिवार बीमार होता है। शारीरिक से रूप से हो ना हो, मानसिक रूप से जरूर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सब जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कहने वाला हूँ यहाँ पर, आपने ये सारी बातें सुनी हुई है और इन सब बातों का ज्ञान आप सबको है। और बहुत
अधिक मात्रा में और फ्रीली सबको मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया के कारण से एक दूसरे के पास ज्ञान का आदान प्रदान बहुत तीव्र गति से और आराम से हो रहा है। तो कोई नई बात नहीं, हो सकता है किसी के लिए मैं जो बात करूँ नई ना हो, लेकिन उन बातों को आपने अपनाया क्या? ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई किया क्या, ये देखने वाली बात है। तो मेरा मकसद जो है इस वेबिनार में आपको उसके लिए मोटिवेट करने का है। तो वो कौन कौन से स्टेप है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इजीली, वो 5 बातें, वो 5 स्टेप्स जिससे आप अपने आप को केयर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को केयर कर सकते हैं। आज हम ये इन 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे विच विल टेक केयर ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट टाइम में आपको वी विल टॉक अबाउट दोज 5 स्टेप्स विच विल टेक केयर ऑफ योर वेल्थ, ये भी होगा। तो आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। 5 चीजें कौन कौन सी है, उन 5 स्टेप्स के बारे में हम प्रोसीड करते हैं। और ये 5 चीजें बड़ी आराम से हमारे खान पान में शामिल है। और वो 5 चीजें जो बताऊं उससे पहले एक आपको सावधानी की बात बता देता हूँ, पहले से मैं प्रिकॉशन कर देता हूँ। आप में से कुछ लोग उसके बारे में सोचेंगे कि ये 5 चीजें बता रहे हैं, अगर आप अपने खान पान में वो रिप्लेस कर लेंगे, आप कहेंगे कि वो थोड़ी कॉस्टली है। बिल्कुल नहीं है, वो उस थोड़ी सी कीमत ज्यादा देंगे, लेकिन आप अपने उसके वजह से जो स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागृति रहेगी और स्वस्थ रहेंगे, तो उससे न केवल आप आर्थिक रूप से सबल रहेंगे, बहुत सारा इकोनॉमिकल आपका ये रहेगा। तो आज जो आपको 5 चीजें बता रहे हैं वो सिंपल और मोस्ट इकोनॉमिकल है। पहला, रॉक सॉल्ट, आप जो नमक खाते हैं। इम्यूनिटी डाउन होने के कारणों में खराब खाना ही होता है, और खराब खानों में नॉनवेज भी खराब खानों में ही आता है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर खाने में नॉनवेज नहीं देता है। और जितने भी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं और जो लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाते हैं, उनमें से अधिकांश अबाउट 90% जो होते हैं वो नॉनवेज खाने वाले होते हैं। शाकाहारी लोगों को कभी ये नहीं होता है। और आपको स्वस्थ रहने के लिए आप कोई भी स्वास्थ्य की विधि अपनाते हैं, तो इवन एलोपैथी वाले भी आपको स्वास्थ्य के लिए शाकाहारी खाने के लिए सलाह देते हैं। फिर क्यों? तो इसलिए आप समझ लीजिए इस बात को। आप कितने भी मांसाहार प्रेमी होंगे, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि वो ही हमारी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य को डाउन करने का एक कारण होता है। तो जो जो चीजें हमारे भोजन में, हमारे खान पान में नॉनवेज है, उनको हमें रिमूव करना, उसकी जगह में शाकाहार शुद्ध और सात्विक चीजें शामिल करनी है। तो नमक पहला है। जो आप नमक खा रहे हैं, अगर आप समुद्री नमक खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो नॉनवेज है। समुद्र का पानी, मछलियां, जीव जंतुओं के खून से सना, जिंदा मुर्दा सब उसमें होते हैं। पूरा शहर भर का गटर जो है, कचरा सब उसमें आता है। और उस पानी से बना हुआ नमक जो होता है बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता है। पहले हमारे पूर्वज खाते थे, रॉक सॉल्ट ही खाते थे। 1930 के पहले, डांडी मार्च के पहले पूर्वज वही खाते थे। वो रॉक सॉल्ट है, वो नेचुरल होता है, वो चट्टानों का होता है, रॉक्स का होता है। उस नमक को खाने से आपकी काफी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपको बीपी की, डायबिटीज की, इस तरह की थायराइड की शिकायतें हैं, गैस्ट्रिक की शिकायत है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तो वो सारी की सारी आपकी उससे दूर हो सकती है। पहला है रॉक सॉल्ट। जी हाँ, मार्केट में आपको रॉक सॉल्ट के नाम पर आजकल, क्योंकि जिसका प्रचार बहुत हो रहा है पिछले 7-8 सालों से, तो हम प्रचार कर रहे हैं। और पहले भाई राजीव दीक्षित जी करते रहे हैं। उस समय लोगों ने उनको जब थे तब कब ध्यान दिया, अब उनकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जब स्वास्थ्य के साथ में लड़ाई हो रही है, तो उस युद्ध के साथ में लोग अब आगे आ रहे हैं। तो रॉक सॉल्ट के नाम पर व्यापार भी बहुत चल रहा है। तो जो रॉक सॉल्ट के नाम पर व्यापार चल रहा है, उसमें आप ध्यान देने की बात है। बहुत सारे आप जानते हैं खाने पीने की चीजों में मिलावटें बहुत ज्यादा होती है, तो नमक में मिलावट होनी शुरू हो गई है। रॉक सॉल्ट के नाम पर लोग 80% वही समुद्री नमक होता है, 20% वो लाल या रंगीन करके के हिसाब से उसमें और दिखा देते हैं कि हो रहा है। लेकिन रॉक सॉल्ट आपको असली मिलेगा, आपको समझ मान के चलो 100 रुपए से कम नहीं मिलेगा, पर लेकिन कॉस्टली नहीं है। इतना नमक खाया जाता है, मुश्किल से 1 किलो घर में लगता होगा 1 महीने का। साल में 1000-1200 रुपए का खर्चा है आपका नमक का, जो आपको इस समय आप 15-20 रुपए किलो नमक खा करके आपको 100-200 रुपए में काम चलता है, 1000-1200 लगेगा तो 8-10 गुना हो गया। नहीं, ऐसा मत सोचिए। वो 1000-1200 रुपए खर्च करने से आपके स्वास्थ्य, पूरे परिवार का स्वास्थ्य है,
इतना सुरक्षित हो जाएगा कि कम से कम साल का जो आप लाख रुपए खर्च करते हैं हॉस्पिटलों का, वो बच जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल भी है। तो पहला है रॉक सॉल्ट। दूसरा, जो जहर हमारे खाने में है, खान पान में है, वो दूसरा जहर कौन सा है? वो है चीनी या मीठा। आप जो खा रहे हैं वो मीठा जो है, चीनी जो खा रहे हैं, उसमें 7 प्रकार के केमिकल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। आज डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो मीठा खाने से नहीं है, बल्कि वो चीनी खाने से, जो सफेद चीनी बनी हुई है, दानेदार जो आप खाते हैं, उसके कारण से है। मिठास से नहीं है। मिठास तो भोजन में सारे षड्रस चाहिए, 6 प्रकार के रस चाहिए भोजन में, और उसमें मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, सब की आवश्यकता होती है शरीर को न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन जो चीनी खाई जा रही ना, उसके कारण, उस मिठास के कारण से हो रहा, ये सब समस्या हो रही है। तो आपको क्या करना है कि दूसरा जो है, आप उसको रिप्लेस करना खांड शुगर से या गुड़ पाउडर से। गुड़ भी ध्यान रखने की बात है कि गुड़ सल्फर वाला ना होना चाहिए। जो पुरानी पद्धति से गुड़ बनाया जाता था, जिसमें भिंडी के रस इत्यादि कुछ वनस्पतियों के रस से उसको साफ किया जाता था, गन्ने के रस को, वो विधि वाला गुड़ होता है जो सल्फर फ्री होता है। और नहीं तो खांड शुगर जो नेचुरल वे में, उसमें किसी प्रकार के सल्फर की बात छोड़िए, कोई केमिकल भी नहीं, सल्फर भी नहीं, उसको सिर्फ बॉइलिंग प्रोसेस से, भट्टी प्रोसेस से बनाया जाता है। गन्ने के रस को बॉइल करते 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 18-20 बार करते, 25 बार करके, और फिर वो निकलता है कि गन्ना, ये खांड शुगर होती है। सेफ है, खा सकते हैं। अति तो किसी की भी रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा खांड शुगर का, इसके विषय में आपको निपुण जी बताएंगे थोड़ा सा कि रिफाइंड शुगर और खांड शुगर में क्या अंतर है, एंड व्हाई इट इज गुड फॉर बॉडी। धन्यवाद सर। इसमें विशेष में ये जानना जरूरी है कि जो रिफाइंड शुगर है, वाइट क्रिस्टलाइज शुगर है, बनती कैसे है, और खांड शक्कर का प्रोसेस कैसा है। रिफाइंड शुगर क्रिस्टलाइन प्रोसेस से बनती है, जिसमें सल्फर का यूज होकर के और काफी 7 अदर केमिकल्स होते हैं, जिनको यूज करके उसको वाइट किया जाता है। भले वो शुगर केन के जूस से निकाल के बनाया गया हो, और उसमें जो प्रोसेस है वो बॉडी के लिए हानिकारक है। उसकी प्रिजर्वेशन और लाइफ इस तरह बढ़ा दी जाती है ताकि वो कभी खराब नहीं हो। पर खांड शुगर में ऐसा न्यूट्रिशन है, इसको खांड सारी भी कहते हैं, देसी खांड भी कहा जाता है, और इसमें बिल्कुल भी ऐसे केमिकल्स नहीं है, ऐसे हार्मफुल तत्व नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करे। सबसे पहली बात तो ये डाइजेशन करने में बहुत आसान है। आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज हर भोजन से बनता है, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखते हैं, इसमें खांड सारी ऐसा रोल प्ले करती है कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो डाइजेस्ट अच्छे से करे। और डायबिटीज में जो तकलीफ सबसे ज्यादा यही है कि वो शुगर को मेटाबॉलिज्म से डिसॉल्व नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो ब्लड में रह जाती है। पर खांड शक्कर खाने से ऐसा नहीं होता है। रिफाइंड शुगर खाने से इंस्टेंट एनर्जी जरूर आती है, पर आपको खांड शुगर से आपको लॉन्ग टर्म स्टेमिना बिल्ड करने के लिए ज्यादा अच्छा है। और ना कि स्टेमिना बिल्ड करे, बट आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना जरूरी है, वो आपको खांडसारी शक्कर से मिलती है। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदेशों में इसका उपज होता है, इसकी बनाई जाती है, जिनका इसका पूरा भारतवर्ष में ट्रांसपोर्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र में भले ही गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती हो, पर इसका ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो रिफाइंड शुगर बनाने में ही यूज करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करके धीरे धीरे अपने जीवन में रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करें खांड शक्कर से। आप किसी भी व्यक्ति जो डायबिटीज से भी ग्रस्त हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, उन्हें भी आप खांड शक्कर की बनी हुई वस्तु उनको दे सकते हैं। ये लास्ट में एक सेंटेंस यही लिखा है कि आप रिफाइंड शुगर इज अ स्वीट व्हील्ड डेविल दैट किल्स यू स्लोली। आपको धीरे धीरे इस तरह आपके शुगर में ब्लड में शुगर डिसॉल्व करेगा कि आपको डायबिटीज, जो सबकी सारे डिजीज की माँ है, यानी मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है, क्योंकि ये धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को किल करता है।
और आपको अपने ऑर्गन स्वस्थ रखने हैं ताकि आपकी जीवन अच्छी रहे, तो आप जरूर इसको धीरे धीरे बंद भी करें, और बंद करके आप अच्छी वस्तु अपने जीवन में अपनाएं। इससे आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, मैं ऋषि जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे इस टॉपिक को आगे ले लें। उषापान, हाँ, आपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो सुना ही होगा। उषापान कल में उठते ही बिना ब्रश किए बासी मुंह में, आपके मुंह में जो वो होता है, कड़वा होता है, वो एक तरह से पॉइजन होता है, जहर होता है। आप थूक दीजिए, चींटी के ऊपर मर जाएगी, ऐसा वो होता है, कड़वापन होता है। इसलिए उठते ही सबसे पहले लोग अपने मुंह को साफ करने के लिए कुल्ला करते हैं, मुंह साफ करते हैं, ये सब कोशिश करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, नेचुरोपैथी के अनुसार, और जिन्होंने सुना हो कि वो सबसे कीमती वस्तु है जिसको आप थूक रहे हैं, जो सुबह सुबह उठते ही आपके मुंह में जो लार होती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे कीमती चीज होती है। बिना लार के भोजन नहीं पचता है, आपको पता है। आप भोजन करते हैं तो उस समय भी लार बनती जाती है और वो आपके भोजन को पचाने में सहायक होती है। तो जो रात भर को सोने के समय आपकी जो लार बनी रही, और वो क्योंकि कड़वी होती है, वो कड़वी इसलिए होती है कि जहर को जहर मारता है, तो पेट के अंदर आपकी वापस उसको अपन निगल देते हैं। आप अगर उसके अंदर चली जाती है तो आपके पेट में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो इसलिए उठते ही सबसे पहले उषा पान करना, गर्म पानी के साथ में। अब गर्म पानी के साथ लोग, ये चाय पीने की पद्धति तो अंग्रेजों ने अपनी चाय बेचने के हिसाब से और लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने के हिसाब से हमारे देश के लोगों को गलत आदत डालती है। अन्यथा चाय तो एक हर्ब होती है और औषधि के रूप में काम आती है। नित्य पीने से तो उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन वगैरह ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो असल में उषा पान को रिप्लेस कर दिया हर्बल तो इन्होंने चाय से, और स्वास्थ्य के चौपट कर दिया है। हमें उसको वापस करना है तो उषा पान को फिर से शुरू करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये उषा पान का इतना फायदा होता है जिसकी आप नहीं कर सकते हैं। बचपन से मैं उषा पान कर रहा हूँ, मैं स्वयं उसका दे सकता हूँ, और मैंने परमात्मा की कृपा से आज तक कोई एलोपैथी दवा नहीं ली है, और स्वास्थ्य परमात्मा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। ये उषा पान की कमाल है। तो उषा पान में क्या होता है, गर्म पानी, और उसके साथ में अगर आप कुछ अच्छे हर्ब्स का जूस, जैसे आंवला, एलोवेरा, बाबा रामदेव तो बहुत उनको उसको प्रचारित कर रहे हैं। रामदेव जी ने लोगों को जगा भी दिया है और उसके कारण से लोग उषापान करने भी लगे हैं। लेकिन सिर्फ आंवला, एलोवेरा तक ही सीमित रहने की बात नहीं है। इसमें विशेष रूप से इस समय आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो चीजें हैं उनको शामिल करना चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों में आंवला, एलोवेरा के अलावा व्हीट ग्रास, और सबसे बड़ी बात है गिलोय होता है, वो बहुत सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, तो उसको अमृता कहा गया है। तो इम्यूनिटी बूस्टर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली होती है, तो उन चीजों को आप मिलाइए और गर्म पानी मिलाकर सुबह सुबह उषा पान कीजिए, और फिर देखिए आप अगर एक हफ्ते में आपको उसका असर मालूम पड़ेगा कि आप दिन भर तो एनर्जाइज रहेंगे, 24 घंटे भी काम करेंगे तो थकान नहीं होगी, आपका पेट साफ रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। जल्दी जल्दी आपको ये नहीं आएगी। किसी को एलर्जी रहती है, इम्यूनिटी कमजोर रहती है, वो लोग अगर उषा पान करना शुरू करें तो 4-6 महीनों के अंदर में उनकी इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि जो एलर्जी उनको होती है, किसी को डस्ट की होती है, किसी को गर्म ठंडी हवा की होती है, किसी को कोई खाने पीने से भी एलर्जी हो जाती है, तो सारी एलर्जी आपकी दूर हो जाएगी। तो उषा पान को अपने जीवन में अपनाना है। पर उषा पान किसका करना है ये ध्यान रखने की बात है। चाय बिल्कुल मत पीजिए, चाय जहर है एक तरह के। और फिर मैं अगर कहूंगा कि अधिकांश जो चीजें बता रहे हैं वो कि नॉन वेज वाली होती है, तो ये भी चाहे भी नॉन वेज वाली हुए, वो है क्यों है, कैसे है, उस आप कीजिए, दीक्षित जी का वीडियो सुनिए, पढ़िए। ये है, चाय कॉफी नहीं होना चाहिए सुबह उठते ही। लोग बेड टी भी जो है ना, ये अंग्रेजों की दी हुई देन है बेड टी, उषा पान को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि उन्होंने, जब मैकाले ने पूरे देश के अंदर में रिसर्च किया था अपने असिस्टेंट्स के साथ में, तो उन्होंने ये पाया कि देखा कि हमारे देश के ऋषि मुनि जो
500 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य का राज क्या है? तो उन्होंने ये देखा कि सुबह उठते उठते सबसे पहले वो लोग कोई न कोई गर्म करते थे, किसी चीज को कुछ छाल हर्ब्स उनको मिला करके और उसका काढ़ा बना के पी जाते थे सबसे पहले, और मौन व्रत धारण करते थे। उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। ये इसकी बैटरी थी। तो आप अपनी बैटरी लीजिए, लेकिन बैटरी लीजिए हर्बल चीजों की लीजिए। हमने कोरोना काल के लिए एक विशेष रूप से इम्यूनिटी बनाई है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। उसको नाम भी हमने इम्यूनिटी रखा है, और बहुत कारगर है। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड आदि जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी केयर करने वाली होती है। तो आप सुबह सुबह इम्यूनिटी का पान कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई जूसेस जो अवेलेबल है, आंवला है, गिलोय है, वीटग्रास है, एलोवेरा है, हल्दी है जिसमें मिला होता है, वो भी उसमें कारगर होता है। तो इस तरह से अश्वगंधा है, वो भी आप मिला सकते हैं। तो वैदिक चीजें हैं जिसको आप मिला करके अगर बनाते हैं सुबह सुबह उषा पान बना लीजिए। तो ये तीसरा स्टेप है, थर्ड है। हाँ, ये तीसरा स्टेप है जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो नमक और मीठा यानी चीनी, तो तीसरा ये चाय यानी उषापान। 3 चीजें हो गई। बड़ा आसान है, आप घर में रोज करते हैं, इसके लिए आपको कहीं ज्यादा जाकर कुछ अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप रॉक सॉल्ट के लिए या खांड शुगर के लिए अतिरिक्त खर्च करते हैं, तो आप समझिए वो तो बहुत नाम मात्र है। उसके बदले में आपको जो स्वास्थ्य मिलता है वो आपको लाखों रुपए का स्वास्थ्य बचता है आपका। तो ये आपका तीसरा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट बताएं, दीपक जी बताएंगे। हम अभी चौथे स्टेशन पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो 3 वस्तुएं देख ली वो हमारे खाने के भोजन के रिलेटेड, और उस टेस्ट को ऐसा एक पदार्थ, हमें ये बहुत ही सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें माफ कीजिए, टेक्निकल रीजन से वॉइस मिस हो गई। मैं बता रहा था हम बहुत ही सौभाग्य समझना चाहिए कि हम जो तीनों चारों ऋतुएं इनका आनंद लेते हैं, इसमें ऑयल बहुत जरूरी है। तो हम हमारे भोजन के लिए ऑयल को कैसे यूज करते हैं, इसमें ज्यादातर लोग अभी प्रैक्टिस में रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर चुके हैं, जो केमिकली प्रोसेस्ड होता है, रिफाइंड होता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो चीज ओरिजिनल है या शुद्ध है उसको रिफाइन करने की या इम्प्रोवाइज करने की या जैसे ही उसको प्रोड्यूस को चेंज करने की क्या जरूरत है? हम अगर उसको ओरिजिनल फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में ही खाएं तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। हम जब जैसे हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ओरिजिनलिटी रखते हैं, उसमें अगर ज्यादा चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो शरीर बिगड़ता ही है। तो इससे बेटर है हम शुद्ध चीज ओरिजिनल फॉर्म में ही खाएं। तो इसलिए आप मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तिल का ऑयल, कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ये 5 तरह के जो तेल है, इसमें सर्वोत्तम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल या राई का तेल होता है, जिससे आप वैसे तो पूरे वर्ष भर खा सकते हैं, पर ये ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में खाते हैं जहाँ ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ठंड होती है। तो वहाँ पे आपको शरीर को गर्म रखने के लिए, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो और कंट्रोल में रहे, आप बीमार नहीं पड़े, तो वहाँ राई का तेल खाया जाता है। इसे आप कच्ची घनी, जिसे कोल्ड प्रेस ऑयल कहते हैं, उस फॉर्म में ही खाइए। जो भी तेल है आपको, ये जो 5 तेल लिखे गए हैं, ये
कच्ची घनी प्रोसेस जो होता है नेचुरल फॉर्म होता है, जिसमें वुडन घनी का प्रयोग होता है और साथ में इसको मशीन प्रोसेस रिफाइंड या केमिकल से एडिटिव नहीं करते। एक सवाल आया है घी के बारे में, बिल्कुल घी के बारे में भी आगे बताया जाएगा। हम अभी तेल के विषय में बोल रहे हैं। जो अभी आगे इसमें ग्राउंडनट ऑयल आता है। ग्राउंडनट ऑयल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी ज्यादा उपज होती है और काफी महाराष्ट्रियन लोग इनका सेंट्रल इंडिया में काफी ग्राउंडनट ऑयल खाया जाता है, पर इसका भी रिफाइंड फॉर्म आ चुका है और लोग रिफाइंड समझ के इसको सस्ता ऑयल समझ के खाने में बहुत लोग खाना शुरू कर दिए। बट आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में खाइए, आपको कभी जॉइंट की तकलीफ, आपको कभी डाइजेशन की तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट आता है तिल का तेल। तिल ऑयल जो होता है ये आपको ऑल सीजन होल ईयर आप खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, इसमें आपको कभी नुकसान नहीं होता है। हालांकि ये थोड़ा हाई टेम्परेचर का ऑयल होता है, यानी आपकी बॉडी को गर्म रखता है, बट आप इसको कभी भी किसी भी सीजन में खा सकते हैं। ये आपके बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काफी अच्छा रहता है। कोंकण साइड या ज्यादा ड्राई जो रीजन्स होते हैं भारत के या साउथ में माना जाए तो कोकोनट ऑयल बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कोकोनट ऑयल का विशेषतर साउथ में ज्यादा यूज करते हैं, बहुत गर्मी होती है, वहाँ के लोग, वहाँ की पैदाइश जो है वहाँ गर्म ही हवा में रहते हैं, इसलिए कोकोनट ऑयल उनको ज्यादा सूट करता है। अगर वो किसी और तेल का यूज करते भी हैं तो कोई नुकसान तो नहीं है, बट उनको अडेप्ट होने में शायद थोड़ा टाइम लगे। बट कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है। कोकोनट ऑयल का एक विशेष फायदा ये होता है कि जैसे किसी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो या ऐसे कोई मेंटल इश्यू हो तो कोकोनट ऑयल का रोज कच्चा खाने से ही, बिना पकाए खाने से उसकी याददाश्त बढ़ती है, अल्जाइमर्स को ट्रीट करने में काफी फायदा करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये एक्चुअली भारत में नहीं बनता, ये स्पेन या जर्मनी जैसे ठंडे प्रदेशों में इसका प्रोडक्शन होता है। इनको बहुत ही ठंड जगह चाहिए जो माइनस में टेम्परेचर होती है और वहां पे ही बनते हैं और इनको इंपोर्ट करके बाकी सारे कंट्रीज में भेजा जाता है। हालांकि इंडिया में इसको खाने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बाकी चार जो तेल है वो हमें ऐसे आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें हम जरूर खा सकते हैं, कभी कभी बदल करके भी खा सकते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं होके बहुत फायदा ही करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को कुक नहीं करते हैं, खाली एक चीज यही डिफरेंस है बाकी चारों में। आप मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट तिल या कोकोनट ऑयल खाते हैं, इसको हीट करके खाते हैं, पर कच्ची घनी तेल और रिफाइंड में फर्क यही होता है कि रिफाइंड को आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, कच्ची घनी तेल को ज्यादा हीट भी नहीं करते और उसकी कंजम्पशन भी कम होती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को, ऑलिव ऑयल को सिर्फ आप ड्रेसिंग में या कच्चा या ऊपर से डाल के ही खाते हैं। इसलिए आपने कहीं जो इंटरनेशनल वीडियोस होते हैं, अगर आपने कुकिंग वीडियोस देखे हो तो उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऊपर से डाला जाता है, ना कि उसको कुक करते हैं। पर जो बेसिक ऑयल आपको कुक करना है तो ये मस्टर्ड, ग्राउंडनट और तिल या कोकोनट में से किया जाता है। तो ये था तेल के बारे में विषय। इसमें आगे अगला टॉपिक जो है मैं अनुरोध करूंगा कि सर ऋषि सर आप उसमें आगे पड़ाव पे लेके चले। मिली है तेल के बारे में। बहुत से लोगों को भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है इस बारे में, और आजकल जो ट्रीटमेंट चलता है एलोपैथी के हिसाब से उसमें तो तेल बंद करा देते हैं और लोग अपना तेल बंद कर देते हैं। असल में पूरी बात बताई जाती है में आप तेल खा रहे हैं, जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं, डबल रिफाइंड खा रहे हैं, तो जितना रिफाइंड है उतना ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो ये नहीं कहते कि तेल बंद मत करिए, जो ये रिफाइंड उसको खाइए, ऑयल खाइए, और तेल जाना बहुत जरूरी है। आपको कभी चर्चा होगी तो बताया जा सकता है, या आप कहीं ये अंतर जानिए, बॉडी डेड और लाइव जो होती है, जिंदा और मृत शरीर होता है, उसमें अंतर क्या होता है? मरने वाले शरीर में क्या होता है? उसमें डिहाइड्रेशन होता है। वो क्या होता है? वो पानी का और जो अंदर जो लिक्विडिटी जो होती है, स्निग्धता होती है, उसकी कमी होने के कारण से ही शरीर मृत हो जाता है। और उसको मेंटेन रखने के लिए जैसे पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही तेल की हमारे शरीर को आवश्यकता है, चिकनाहट की आवश्यकता होती है। वो स्निग्धता तेल और घी से ही आती है। लेकिन सही तेल और घी खाना, आज चर्चा यही तो हो रही है इम्यूनिटी के लिए। सही खान पान होगा तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर
सभी लोग अपने खान पान को ठीक कर ले और ये 5 कदम, ये 5 चीजों को अगर अपने जीवन में अपना ले, 4 जो बताई जा चुकी है, 5 भी बताने वाला हूँ, उनको अगर अपना लेते हैं तो उनको कोरोना क्या, इससे भी अगर 10-100 गुना ज्यादा डेडली वायरस भी होगा, वो भी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है अगर आपने खान पान में जीवन में रखा है तो इसलिए आज ही इसको बदलने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में अधिक से अधिक इनको लाइए। 4 चीजें आपको बताई जा चुकी है, जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं। एक तो पहला, आपको समुद्री नमक बदल करके रॉक सॉल्ट खाना है। दूसरा, ये जो दानेदार सफेद चीनी है उसकी जगह खांड शुगर या गुड़ पाउडर, गुड़ का प्रयोग करना है, वो भी सल्फर के बिना वाला। खांड तो सबसे वेस्ट है खास में। और दूसरा ये है, मैं आपको महंगी वाली रिप्लेसमेंट नहीं बता रहा हूँ कि जिसमें स्टीविया जैसी चीज जो बहुत महंगी और रेयर अवेलेबल होती है, वो नहीं है। और तीसरी चीज जो बताई गई है वो है उषा पान यानी हर्बल टी, सुबह उठते जो उषा पान करने की विधि है, तीसरी वो है। चौथा, आपको तेल के बारे में निपुण जी ने भी बताया कि फिल्टर्ड ऑयल, आपको कच्ची खाने के तेल, फिल्टर्ड के ऑयल वो खाने चाहिए। अब 5वीं चीज जो आती है बहुत महत्वपूर्ण है, असल में वो हमारे पूरी पृथ्वी के अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। ये देश, ये पूरी धरती की, संसार की, ब्रह्मांड की जो इकोनॉमी है वो कामधेनु पर चलती थी, यानी गाय पर, गोधन माना जाता था। और इसलिए पृथ्वी को भी गाय माता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सारा दारोमदार गौ उत्पाद पे निर्भर करता है। तो 5वां जो है वो है गो उत्पाद, गाय के उत्पाद। कौन से? देसी गाय के। और गाय के कौन कौन से उत्पाद है? दूध। अब देखिए, आप जो चीजें बताई गई है अभी तक 4 और ये 5वीं भी, आप देख लेंगे कि आज के दिन ये सब भ्रम चल रहे हैं, इनके बारे में मीथ हो रहे हैं और इनके बारे में कुप्रचार हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं नमक बंद कर दो, नमक बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नमक जीवन का आधार है, नमक के बिना भोजन नहीं होता है, नमक बंद नहीं करना है। चीनी बंद कर दीजिए, मीठा बंद, मीठा बिल्कुल नहीं बंद करना है। षड्रस चाहिए शरीर के पोषण के लिए, और षड्रस में मीठा रस भी एक होता है। लेकिन ये नहीं कहते पूरी बात की वो जो चीनी खा रहे हैं उसको बंद करिए, उसके जगह खांड शुगर खाइए, स्टीविया खाइए, या आपको खाना है। तीसरा जो आपको कहा गया है कि तीसरा स्टेप जो कि उषा पान करने का, वो उषा पान करने के लिए आपको कहा गया, आप लोग पर फिर भी कहते चाय पीने, चाय कॉफी पिलाने की आपको कहा जाता है, ये गलत है। चाय कॉफी की जगह आपको उषा पान, जूसेस का, हर्ब्स का, स्वरस जो है हर्ब्स के, उनका उषा पान करना चाहिए। और चौथा जो आपको बताया गया, तेल के लिए लोग, वही डॉक्टर लोग तेल बंद, बीपी हुआ बोले तेल बंद करो, ये नहीं कहते कि जो खराब खा रहे हैं उसको बंद करो। और 5वां है दूध। कितना खूब प्रचार चल रहा है आजकल की दूध नहीं लेना है, वेगान के नाम पर ये नया एक शोषा चल रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं और मैं इनको चैलेंज करता हूं, दूध संपूर्ण भोजन है और दूध बंद करना नहीं चाहिए। और दूध में जितने पोषक तत्व होते हैं उतने पोषक तत्व किसी में नहीं होते हैं। सिर्फ दूध पी करके भी आदमी पूरा जिंदा रह सकता है। और जो लोग इसके बारे में कुप्रचार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो देश और दुनिया के स्वास्थ्य से, लोगों के स्वास्थ्य से, मानवता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सही बात, असली बात नहीं बताते। वो ये नहीं कहते हैं कि जो जर्सी गाय का या बस भैंस का जो दूध पिया है जा रहा है और जिसके कारण से स्वास्थ्य की हानि हो रही है वो बंद करो, वो नहीं कहते हैं। वो कहते पूरा दूध बंद करो, बिल्कुल नहीं। आपको गाय का, देसी गाय का दूध पीना है। हम जर्सी को तो गाय नहीं मानते हैं और बुफेलो का दूध पीने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। दूध पीना है गाय का, और वो भी देसी गाय। और गिर गाय का दूध मिल जाए तो बात ही क्या है, क्योंकि गिर गाय के दूध में जितने न्यूट्रिशन होते हैं वो उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज जो मिल्क और A1 मिल्क की बात चल रही है वो भी क्या है, इसलिए अंतर किया गया है। जो क्रॉस ब्रीड वाली जो है उनका जो दूध होता है वो A1 मिल्क कहा गया है, उसको नंबर 1 बोला गया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए नंबर 1 हो गया। लेकिन स्वास्थ्य में भी नंबर, स्वास्थ्य को खराब करने में भी नंबर 1 है वो। और जो मिल्क है वो स्वास्थ्य को बनाने वाला। जर्सी गाय, साहिवाल गाय, राठी गाय, कांक्रेस, ये जो देशी गाय हैं इनका दूध जो है सबसे गुणकारी होता है। और गिर का श्रेष्ठ कहा गया। ब्राजील देखिए, जो पूरी अर्थव्यवस्था गिर गाय पे निर्भर करती है। सैकड़ों वर्षों पहले वो गुजरात से गिर गाय लेकर के गए थे, आज पूरी इकोनॉमी उस पर चल रही है। किस लिए और किस प्रकार से A2 मिल्क जो है वो श्रेष्ठ है, कहां से मिलता है? नेटिव यानी देसी गाय से मिलता है।
ए टू बी सा कैसे स्टैंडर्ड में होता है और से हमारी बॉडी के लिए लाभ होता है आपके अंदर में। इसके एलर्जी नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती है, इसमें हेल्पफुल होता है। इससे इसका जो प्रयोग करता है वो सडन डेथ वाले सिंड्रोम से बचता है, ऑटिज्म और इस तरह की जो शारीरिक और मानसिक जो विकार होते हैं, जो शरीर के विकास में जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स टू मिल्क का प्रयोग करने से नहीं होती है, जिनमें ऑटिज्म है, सिजोफ्रेनिया है और भी बच्चों में खासतौर से जो बीमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इसके अंदर में कंट्रोल हो जाती है। और बड़ों में सबसे बड़ी बात ये A2 मिल्क पीने वालों को डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी, ये फीमेल और मेल दोनों की बात है। तो मेल की नपुंसकता भी जो है वो भी इससे रुकती है और ब्रीदिंग और अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। तो अब जो देसी होता है बहुत गुणकारी होता है। इस बारे में स्वस्थ बहुत इसको बढ़ावा देने के लिए लेके आते हैं और साथ में दूध से जो बने हुए पदार्थ होते हैं, दही है, पनीर है, घी है, उनका भी बहुत फायदा होता है। ठीक, मैं निपुण जी आपको बताते थोड़ा डिटेल में विस्तार से। गौ के विषय में मैं थोड़ा आपको और जानकारी दे दूं कि जो जर्सी गाय और A2 देसी गाय है, इनमें फर्क ये है कि देसी गाय या नेटिव गाय जो है आपकी यहाँ आपके जो भारत देश में पाई जाती है वो ज्यादा ही प्रसिद्ध है, पर जर्सी गाय को किसी अन्य पशु से बनाया जाता है, यानी किसी और एनिमल से उसको बनाया जाता है, यानी वो किसी पिग से हो सकता है या हॉर्स से हो सकता है। आप देखेंगे अगर जो पिछली स्लाइड है, जो 2 स्लाइड थी जहाँ पे गाय के चित्र दिखाए थे, A2 गाय और जर्सी गाय कैसी दिखती है, तो आप देखेंगे इनकी बनावट में जो लेफ्ट साइड में जो गाय है वो एक सुअर जैसी दिखाई दे रही है, कोई तो एक जर्सी गाय वो डॉग जैसी दिखाई दे रही है। आप देसी गाय देखिए, सहीवाल, गीर, कांकरेज और रेड सिंधी इतनी सुंदर गाय हैं। सहीवाल और गीर बहुत ही फ्रेंडली गाय होती है, आप इनके पास स्पर्श करने जाएंगे तो ये आपको खुद एक्सेप्ट करती हैं। कांकरेज सबसे चंचल गाय है और ये भी कह सकता हूँ थोड़ी खतरनाक गाय भी है, क्योंकि इनके सींग सबसे लंबे होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और कम से कम एक सींग भी इनका 2.5 से 3 फीट का हो सकता है। और ये जो गाय है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इनका दूध भी मुश्किल से दिन का 1 या 2 लीटर ही होता है, पर बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। जैसे गऊ को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि आप अगर फीमेल हो जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को वो देसी गाय का ही दूध देते हैं, क्योंकि वो माँ के दूध के समान होता है। जितना न्यूट्रिशन माँ के दूध में होता है उतना एक गिर के या देसी गाय में जरूर मिलता है। बल्कि बकरी का दूध हो तो वो छोटे बच्चों में जो ज्यादा कुपोषित हो या कम न्यूट्रिशन में हो या कुछ उनके तकलीफ हो, शारीरिक तकलीफ हो, तो उनको बकरी का दूध भी दिया जाता है। तो आपको ये स्विच करने में आपको ये जरूर सोचना चाहिए। A1 जो जर्सी गाय है वो मोस्टली आता है, बहुत ही क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि ये गाय जो है इनको एक्चुअली इस तरह रिप्रोड्यूस किया हुआ है कि वो दूध जो है एक तरह का तत्व देते हैं जिसे दूध कह दिया गया, हम उसे दूध नहीं मानते हैं, वो आपको कोई भी गुण नहीं देता। जैसे आगे की हमने स्लाइड देखी जो A1 और A2 दूध के गाय में जो कंपैरिजन दिया है, इसमें आप देखेंगे, आप मुझे कोई भी एग्जांपल ऐसा दे दीजिएगा कि A2 मिल्क पीने से या देसी गाय के दूध पीने से किसी को मृत्यु हुई है या कोई तकलीफ हुई है। जो जर्सी गाय पीने से तकलीफ हो रही है, रिपोर्ट की गई है, लैब टेस्टेड भी है, और साइंस ने भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, और इसलिए उन लोगों ने दूध बंद करने की प्रथा चला दी है। पर ये कोई नहीं कहता कि आप दूध पी रहे हैं, वो कौन सा पी रहे हैं, आपसे कोई सवाल ही नहीं करता है। तो इससे अच्छा है आप
जो यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आप खुद भी अपनाएं, कोशिश करें और सबको देवें। और देसी गाय का दूध जहां से भी आपको मिल सके, हम यहाँ स्वस्थ के सेंटर में यहाँ नेरुल, सीवुड्स और बेलापुर में सप्लाई गिर गाय का दूध, सहीवाल गाय का दूध पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। पर हम जर्सी गाय का दूध बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। और ये जर्सी गाय का दूध मोस्टली पैस्चराइज किया जाता है। आप देखेंगे जो आपको किसी भी ब्रांड का दूध मिलता है पैकेज, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और किसी के विरोध में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट आपको जो पैस्चराइज दूध मिलता है, आप अगर 30 या 40 साल या 50 साल पहले अगर देखेंगे तो इसकी एग्जिस्टेंस इतनी नहीं थी जितना आपको देसी गाय मिलती थी। क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन है आजादी के समय में इतनी थी, उतनी ज्यादा तो गायें थी भारत में, तो वो दूध मिलना बहुत आसान था। पर जैसे जैसे इनको एकत्रित करना शुरू किया, कत्ल खाना में भेजना शुरू किया, आपको गाय अब सड़क पे दिखती नहीं है। आपको 20 वर्ष पहले तक भी आपको लोकल में आपको गाय चलती हुई दिखाई देती थी, बट अब ये कम हो गया है और अभी ना के बराबर हो गया है। इनको एकत्रित कर भी गया ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके और इनको कत्लो खानों से बचा सके। बट आज बहुत ही मार्मिक स्थिति इसलिए है, हम गौ सेवक बनना चाहते हैं, गौ पालक बनना चाहते हैं, पर आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि हमें गाय पाल रही है, हम गौ पालक नहीं है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। गाय हमें पालती है, इसलिए आज हम जीवित हैं और ये दुनिया भी बची हुई है। आप गौ की सेवा करना चाहते हैं तो उनके सभी उत्पाद का प्रयोग जरूर करें, चाहे वो गोबर हो, गौमूत्र हो, उनसे मिला हुआ दूध हो, पर उनको कत्लो खानों में जाने से बचाएं। उनका मांस खाना बंद करें, गौ मांस खाना बंद करें और लोगों को भी प्रेरित करें। इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं आपको घी की विशेषताएं बताता हूँ। जैसे जो A2 का घी होता है वो बिलो करके, यानी लकड़ी घानी में या बिलो करके, जैसे हमारी दादी माँ, आपकी दादी माँ सब बनाती थी, उसको मक्खन बना के बनाया जाता था। जर्सी गाय का दूध ऐसे नहीं, घी ऐसे नहीं बनाते हैं। उसको बॉईल करके पैस्चराइज करके उसकी क्रीम निकाल ली जाती है। पैस्चराइजेशन में यही होता है, आपको फैट सारा निकाल देते हैं और आपको वो दूध देते हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। और वो क्रीम से जो घी बनता है वो एक प्लास्टिक के समान बनता है। आप उसको खाएं भी तो आपको तकलीफ होती है, पर देसी गिर गाय के या देसी गाय के घी में आपको घी से नुकसान नहीं होता, बल्कि आप रोज खाएं तो आप हष्ट पुष्ट रहते हैं, आपके जॉइंट्स बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, आपको कभी भी जोड़ों के दर्द की तकलीफ नहीं होती है। और साथ में अगर आप इस घी का प्रयोग आपके बॉडी में आप मसाज करें, आपके जॉइंट में तकलीफ हो तो आपको बहुत राहत मिलता है। आप गर्म करके घी को अगर आप मसाज करें तो आपको बहुत ही राहत मिलती है। और इसलिए ये महत्व है कि आप घी अपने अन्न में जरूर खाएं। और भारत में रहते हैं तो आपको ये जो 5 चीजें हैं वो तो आवश्यक है ही। आपको नमक भी चाहिए, आपको मीठा भी चाहिए, आपको पीने के लिए ऐसी गर्म चीज चाहिए जो हर्बल टी हो। पर आपको साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे आप जो चाय पीते हैं दाने वाली, आज देश में भारत में सबसे बड़ी डिजीज पाइल्स है और हर किसी को होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कब्ज के कारण होती है, कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है। और आप कॉन्स्टिपेशन को तभी रोक सकते हैं जब आप चाय पीना बंद करें। अगर आपको उसको औषधि की तरह यूज करना है तो आप औषधि की तरह पिए, आपको रोज दवा नहीं चाहिए। दवा आप रोज नहीं खाते हैं और आप खाना भी नहीं चाहते, तो आप चाय को अगर रोज की तरह डेली अन्न की तरह खाएंगे तो अति तो हर किसी चीज की भी नुकसान करती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो इसलिए आप उषापान करिए। आपको पीने के लिए भारत में जो गर्मी अभी इस समय चल रही है, आपको चाय नहीं पीनी, उसमें आप गन्ने का जूस पीजिए, नींबू का शरबत पीजिए, कोकम शरबत पीजिए, आम पन्ना पीजिए। ये आपके शरीर को ठंडा रखते हैं गर्मी के मौसम में। आप चाय पियेंगे तो आपको तकलीफ ही होगी। इसलिए आप साथ ही में तेल और घी का भी प्रयोग शुरू करें। और अगर आप तेल जो खा रहे हैं, आपको एक सवाल हमारे एक सज्जन का आया है जिसका मैं जवाब देता हूँ आगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, जो मैं ऋषि जी से कहूंगा कि आगे की जानकारी देते हैं। धन्यवाद। हम दौर में हैं वेबिनार के, जिसमें हम लोग आपके सवाल हैं उनका जवाब देते हुए कुछ आगे बात करेंगे। प्रश्न आया है सपोला गोल्ड, सपोला एक्टिव। अरे भाई बात सुनिए, देखिए मैं थोड़ा सा आपको कह दूं, ये संसार बाजार बन गया है और हर कोई अपनी चीज बेचना चाहता है और जो दिखता है वो बिकता है। जिसका ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है वो बिकती है और लोग वही लेते हैं।
तो आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा बिकने वाला यह है, और सबसे ज्यादा हार्ट के प्रॉब्लम और डायबिटीज के मरीज भी इसी हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। अगर सफोला गोल्ड या और कोई गोल्ड या ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये चीजें जो रिफाइंड अगर जो चीजें हैं अगर इतनी कारगर होती तो रोगों पे नियंत्रण होना चाहिए था, फिर मरीज क्यों बढ़ रहे हैं इसके? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही क्लियर कट डिमार्केशन रखना तेल का, वो है रिफाइंड और अनरिफाइंड। अनरिफाइंड यानी कि फिल्टर्ड। तो आपको कच्ची खाने के तेल का ही प्रयोग करना है। जो आपने प्रश्न किया है कि भुजिया बनाना या स्वीट्स बनाना या फ्राई करने वाली चीजें बनाए, तो सब फ्राई करने के लिए सबसे बढ़िया तेल है वो ग्राउंडनट ऑयल है, और वो भी फिल्टर्ड। जो कच्ची खाने का फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल है उसका आप प्रयोग करिए, बहुत तो अच्छा फ्राई होगा, उससे सॉफ्ट फ्राई होगा, और आपका जो बनाया हुआ है फ्राई किया हुआ चीज है वो टेस्टी भी होगा और स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो ये तो आपका प्रश्न का एक सवाल का उत्तर हो गया। किसी ने प्रश्न किया है कि पतंजलि राइस ब्रांड रिफाइंड ऑयल हेल्दी है क्या? देखिए, रिफाइंड ऑयल कोई हेल्दी नहीं हो सकता। रिफाइनिंग का मतलब जान लीजिए, कोई भी साइंस का स्टूडेंट आपको बता देगा रिफाइनिंग इज डन थ्रू केमिकल। रिफाइनिंग किया मींस केमिकल यूज किया। तो जो भी तेल को रिफाइन किया मतलब केमिकल यूज किया। तो केमिकल अगर यूज कर लिया है तो वो केमिकल हमारे शरीर में जाएगा तो नुकसान करने वाला होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल होते हैं लेकिन वही केमिकल लाभदायक होते हैं जो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। बाहर से हमने अगर किसी केमिकल का प्रयोग किया है तो बाहर से प्रयोग किए केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा, वो हानिकारक होगा। बॉडी के अंदर एसिड पैदा होता है, वो भी केमिकल है, लेकिन वो एसिड डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप बाहर से एसिड खाना की कोशिश करोगे तो जल जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी आपका, हाँ, डेथ भी हो सकती है। लेकिन अंदर जो बॉडी अपने आप से जो केमिकल जनरेट करती है, आपकी पूरा ब्रेन है, पूरा माइंड है, उसके अंदर में केमिकल है, लेकिन वो अपना बॉडी अंदर से जनरेट करने वाला केमिकल है। बाहर से जो अगर आपने कोई बाहरी केमिकल यूज किया, जैसे आप कोई खाने पीने की चीज रिफाइंड यूज की है, तो रिफाइंड चीज यूज किया मतलब आपने केमिकल बाहर से बाहरी केमिकल अंदर डाला है, वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कभी भी आप कोई रिफाइंड चीज नहीं कीजिए। और राइस ब्रान हो या राइस ब्रान के बारे में दो बातें हो रही है। एक सस्ता तेल जो कि नुकसान भी नहीं है और फायदा भी नहीं है, ऐसा करने वाला एक न्यूट्रल तेल मैं राइस ब्रान को मानता हूँ। मैं उसका कोई विशेष फायदा भी नहीं मानता हूँ, मैं उसका कोई विशेष हानि भी नहीं मानता हूँ। अगर वो फिल्टर्ड है तो, रिफाइंड है तो नुकसान करने वाला होगा, तो चाहे किसी के ब्रांड का हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में और अधिक कमेंट करना उचित नहीं होगा। और प्रश्न है कि कॉस्ट ऑफ मिल्क इज टू हाई। क्या बात कर रहे हैं आप, कॉस्ट कैसे कम करते हैं बताइए। आपने अगर उस समय की एक उदाहरण देता हूँ, इन्फोसिस कंपनी निकली थी, उस समय बोले 100 रुपए का जो शेयर है उसको अगर कोई उस समय 100-200 रुपए में भी लेता तो बोला बहुत महंगा है, जीरो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन लोगों ने उस समय के लिए 100 रुपए के शेयर आज करोड़पति हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो उसने आपका जो उसका अक्यूमुलेशन किया, वेल्थ क्रिएट किया। तो जो आप भोजन करेंगे ना, आज आप ये दूध बोल रहे हैं कि इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो जो कॉस्टली मिल्क है, मिल्क जिसकी कॉस्ट आप ज्यादा मान रहे हैं, वो मिल्क आपके अंदर एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करेगा जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो आपको स्वास्थ्य की हानि पर होने वाले खर्चे की बचत करेगा। एंड सेविंग कॉस्ट सेविंग इज ऑल्सो ए प्रॉफिट और ए बेनिफिट ना। तो आप ये बात छोड़ दीजिए कि मिल्क की कॉस्ट ज्यादा होती है। हाँ, गिर गाय का दूध है 100 रुपए लीटर होता है, लेकिन आप जहर है वो तो आपको अगर कोई फ्री में देगा तो भी पियेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो 40 रुपए में दूध मिल रहा है, वो सस्ता है, लेकिन वो अगर आप की नुकसान कर रहा है, हानि कर रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या लेने का? आपको की जानकारी के लिए धन्यवाद, भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील। ऑयल इज कंसीडर्ड एज वेरी गुड लैक्सेटिव। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है। जब बॉडी में, सर्वेश जी का प्रश्न है कि बॉडी में जब ये कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो देखिए कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ काम आता है। फिर वापस आपके प्रश्न का दूसरा भाग फिल्टर और रिफाइंड वाला है, उसका मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ, फिर इलेबोरेट करने की उसको आवश्यकता नहीं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बात जहां तक आती है, यस, नो डाउट इट इज वेरी लैक्सेटिव। लेकिन जिसके पेट में अगर डाइजेशन बहुत कड़क हो गया है या पेट में जो
कॉन्स्टिपेशन बहुत कड़क हो, हार्ड हो गया है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए कैस्ट्रोल जैसी चीज की आवश्यकता होती है। तो लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं, पर उसका निरंतर प्रयोग करना, उससे क्या होगा, आपका बॉडी उसका कस्टम हो जाएगा, फिर उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है वो आपको उषा पान है, सही चीज का प्रयोग करना। ये स्वरस जो का प्रयोग करेंगे ना, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको, क्योंकि एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगा और साथ में बॉडी के दूसरे पार्ट्स की फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो उसके साइड में 10-20 और फायदे हो जाते हैं अगर आप स्वरस का प्रयोग करते हो, उषा पान करते हैं या और जूस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कैस्ट्रोल ऑयल का लगातार प्रयोग करना अधिक नहीं है। निपुण जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं सर्वे जी का एक प्रश्न में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ उत्तर में, कि कैस्टर ऑयल में इनका सवाल है कि फिल्टर्ड और रिफाइंड कहाँ नहीं लिखा रहता है। ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि कैस्टर ऑयल हमेशा फिल्टर्ड या कच्ची घनी ही प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है, उसमें रिफाइंड फॉर्म आता ही नहीं है। क्योंकि कैस्टर ऑयल एक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आप उसको गाय के गर्म दूध में थोड़ा सा मात्रा में 5 to 10 ml उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो सके। तो इसमें आप चिंता मत करिए, आपके पास कैस्टर ऑयल जो भी होगा वो रिफाइंड नहीं होगा, फिल्टर्ड ही होगा। आप इसको कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। रही बात उषा पान में क्या करना चाहिए, अमित जी ने सवाल पूछा है। आई होप सर्वेश आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। अगर आपको कुछ और जानकारी थी तो आप पूछ सकते हैं फिर से। अमित जी ने पूछा है उषा पान में क्या करना चाहिए, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें ये ऐसा है, उषा पान ये होता है कि आपको उठ करके गर्म पानी में कोई उषा यानी सुबह सुबह एकदम प्रातः काल में आपको उठकर एक कुछ ऐसा गर्म पदार्थ पीना है जो औषधि से भरा हो। तो आप एलोवेरा, आंवला, त्रिफला और गिलोय या नीम ऐसी चीजों का प्रयोग करके आप उषा पान कर सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, आधा ग्लास तक, और उसमें आप एलोवेरा, आंवला जैसी औषधि मिक्स करके उठते ही बिना ब्रश किए, जो उठते हैं आप तुरंत, आप सोने से पहले अपने पास एक थर्मस रखिए, और इसके साथ में आप कोई आपका जो उषा पान का एक हर्ब हो, यानी आंवला, एलोवेरा या जो भी चीज हो, आप उसको रख सकते हैं। इसका मेथड जो है, मैं ऋषि सर से बताऊंगा, अनुरोध करूंगा कि वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। भाई मेरा फेवरेट विषय है ये उषा पान, क्योंकि मुझे सबसे प्रिय उषा पान है। मैं उषा पान कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मुझे पूरे दिन भोजन भी नहीं मिले तो बहुत अच्छा दिन बीतता है और कुछ भी मुझे हानि नहीं होती है। खाली उषा पान करके मैंने 500 दिन बिताए हैं। तो आप इसके बारे में निश्चिंत हो जाइए, उषा पान कितना लाभकारी है। हाँ, इतना जरूर है, ये आपकी प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। हमारा जो त्रिदोष प्रकृति है, वात की कफ की जो प्रकृति है, उसका निर्धारण करके, नाड़ी देख करके, और उसके बाद अगर आपको हर्ब्स बताए जाएं तो वो बहुत ज्यादा कारगर होंगे। वैसे तो आप कोई भी लेंगे हर्ब उषा पान में, कोई भी गर्म पानी के साथ में कोई भी आप ले, उसका कोई फायदा नहीं वाला है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। तो जो आपके पास अवेलेबल है, आपके घर में अवेलेबल है, आपके आसपास में पड़ोस में जो भी अवेलेबल है, नीम है, तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, आंवला है, व्हीट ग्रास है, आप बना करके भी कर सकते हैं। कुछ और नहीं हो तो आप मेथी उबाल करके भी ले सकते हैं, और धनिया भी उबाल के ले सकते हैं, पालक उबाल के भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। उषा पान में कोई ऐसा बंदिश नहीं है। लेकिन आपको अगर सटीक, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कुछ व्याधि है, तो उसके लिए त्रिदोष का निर्धारण करके आपकी प्रकृति को, शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उषा पान का निर्धारण करना बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें आपकी जो अगर वात की प्रकृति है तो कौन सा आना चाहिए, पित्त की है तो क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से निर्धारण करके दे सकते हैं। आपके अगर किसी के प्रश्न है, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप धीरे धीरे, हम देखेंगे अगली बार में आपको ये बताएंगे कि त्रिदोष की कौन सी प्रकृति के अंदर में कौन सा उषा पान है। कहूँगा रिजुन को, रिजुन आप नेक्स्ट टाइम में एक बार उषा पान में एक पूरा वेबिनार की जाए, और जिसमें पूरा विस्तार से उसमें त्रिदोष के साथ में चर्चा करते हुए सबको मार्गदर्शन किया जाएगा। अगर आप करते हैं तो आज से उषा पान करना जरूर शुरू कर दीजिए। कल सुबह होगी, कल की सुबह आपकी उषा पान की शुरुआत के साथ हो, और आप उसको नित्य करिए। ये 12 घंटे, 12 महीने जो, और जिंदगी भर तक उषा पान किया जा सकता है।
इसमें कोई हानि नहीं है, छोटा हो बड़ा हो सबको किया जा सकता है। हाँ, बस छोटे जो होते हैं उनको मात्रा उस हिसाब से कम करनी होती है और आप उसको तय कर सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स, कुछ और क्वेश्चन किसी के हो? अनम्यूट कर दो, तो अगर आपको डायरेक्ट भी बात करनी है तो कर सकते हैं। हमारी आवाज सुनी है, हमें भी आपकी आवाज सुनने का सौभाग्य मिलेगा। किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। देखिए थायरोनोम है तो उसमें क्या होता है, आपको थायरोनोम तो लेना होता है, खाली पेट लेना होता है, सही बात ना। आपका खाली पेट कब होता है? जब आप फ्रेश हो जाते हैं, पेट खाली कर देते तब आप खाली पेट होता है। और उषा है वो फ्रेश होने से पहले लेने का होता है, आपको उठते ही लेना है। बैटरी एक्चुअली पे वही उषापान है। बिस्तर छोड़े आप, उषापान करके छोड़े, उठे, उठते ही नमस्कार करें, कराग्रे वस्ते मंत्र बोलिए। और रात को ही, जैसा निकुंज ने आपको बताया भी था कि गर्म पानी थर्मस में फ्लास्क में भर के रखिए रात को ही, और गिलास रखिए, जूसेस के 1-2 बोतल जो भी आपके जूसेस है वो रखिए साथ में। उठे, उठते ही गिलास को भरिए और उसमें गिलास में जैसे आपने पौना गिलास पानी लिया और उसके अंदर में आपने 20 ml 30 ml जो आपके जूसेस है उसमें डाले, और फिर उसको आपने शिप शिप करते हुए चाय की तरह शिप शिप करते पीना है, गटागट नहीं पीना है। और उसके बाद आपको फ्रेश होना है, फिर आपका पेट खाली होगा, फिर आप थायरोनोम लीजिए। और अगर आपको आपने जब अगर बताया ये थायरोनोम लेते हैं तो आपको बता दें, थायरोनोम से आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है कंट्रोल होता है, लेकिन क्योर नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए आपको बंद करना उसको जरूरी है। बंद करने के लिए डॉक्टर लोग तो आजकल कहते हैं कि आपको जिंदगी भर लेना है। हमें जिंदगी भर लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि तभी तो कारोबार चलेगा ना, नहीं तो कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए जिंदगी भर लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो दवा नहीं होती है जो जिंदगी भर लेनी होती है, वो भोजन होता है जो जिंदगी भर लेना होता है। तो थायरोनोम को भोजन मत बनाइए, उससे निजात पाइए, उससे छुटकारा पाइए, और उसके लिए आप आयुर्वेद की दवा लीजिए। त्रिकटु आधारित दवा बनती है आयुर्वेद की, वो लीजिए। कंठकारी की गोली लीजिए, थायरोनोम की जगह कंठकारी की गोली जो बनती है वो लेना शुरू कीजिए, आपका थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे। और उषापान जो मैंने आपको बताया कि आप इसमें लीजिए, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको उषापान के लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो नीम, गिलोय, तुलसी है। नीम, गिलोय और तुलसी, इन तीनों का प्रयोग थायराइड के लिए उनके लिए सबसे अच्छा होता है। साथ में 1-2 चम्मच शहद उसमें मिला लीजिए। तो और अदरक छोटी 2 ml 1-2 ml 2 ml 3 ml जो है ना अदरक का रस, वो भी मिला लीजिए। तो ऐसा उषापान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो करने के बाद फ्रेश होइए, पेट खाली हो गया, उसके बाद आपकी थायरोनोम की गोली लीजिए, आप लीजिए, उसके साथ में आयुर्वेद का शुरू कर दीजिए। उसको लेते लेते साथ में आयुर्वेद का शुरू कर दीजिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे जो डॉक्टर ने आपको थायरोनोम दी है, अगर आपको 50 mg की तो वो 25 पे आ जाएगा, 1 की है तो 75 पे या 50 पे आ जाएगा। ऐसा 2-3 महीने के अंदर में करते करते, और फिर आप उसको अल्टरनेट लेते हुए फिर हफ्ते में 1-2 बार लीजिए, फिर करते करते 4-6 महीने के अंदर में पूरा बंद कर सकते हैं। और प्रश्न है? आशा है आपको इस पूरे वेबिनार से लाभ मिला होगा, और इससे आप स्वयं और अपने परिवार को लाभान्वित की, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लाभान्वित करिए। उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। अगर पड़ोसी की इम्यूनिटी खराब होगी तो कोरोना उसको पकड़ लेगा, तो हमें भी खतरा हो जाएगा। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है इस बात के लिए। आपको बस लास्ट में यही बात कह सकता हूँ, 5 चीजें अगर आपने अपने जीवन में अपना ली तो आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, जैसे हमको डरने की जरूरत नहीं है।
हम निश्चिंत होकर के पिछले 1 साल से जब से कोरोना आया तब से निश्चिंत होकर के हम नित्य अपने सारे कार्य कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, स्टोर भी खोल रहे हैं और जिसको भी हमारे जितने भी हैं जाते भी हैं। मैं क्वारंटाइन सेंटर में भी गया हूँ और लोगों को इम्यूनिटी और जो मास्क वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है और जरूरतमंदों को काफ़ी सारी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो भी दी है। प्रारंभ में 2-3 महीने तक भोजन की व्यवस्था भी करके दी थी। तो हम लोग लोगों से मिलते जुलते रहे हैं और मिल रहे हैं जुल रहे हैं, हाँ, मर्यादा के साथ में। लेकिन ये इन 5 वस्तुओं का खान पान का शुद्ध और सात्विक खान पान का ही प्रताप है कि जिसके कारण से हम सुरक्षित हैं और अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया उसी तरह सुरक्षित है, आप लोग भी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इम्यूनिटी का प्रयोग जरूर करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम इस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, आप ये इम्यूनिटी है, ये जो है क्या खाइए, इसमें 21 हर्ब्स हैं। अश्वगंधा है, वन तुलसी है, दारू हल्दी है, गिलोय, नीम, 5 प्रकार की तुलसी है। ये सारा सब इसके अंदर मिला हुआ है। त्रिकटु है, मुलेठी है, स्टीविया है। ये सारी चीजें हैं जो डायबिटीज, इम्यूनिटी और ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स की, वात व्याधि कोई भी है तो उन सब के अंदर में लाभकारी है। Hello, sir. बताइए। Can you hear me? Yes, Yeah, yes, sir. Priyanka this side. Sir, will you please tell me any tips for मतलब छोटे बच्चों के लिए? My daughter is of 5 years old, so उसके लिए कुछ immunity build करने के लिए। घर में तुलसी है? हाँ सर। घर में तुलसी है, आप 5 पत्ते तुलसी के रोज बच्चे को उसको खिलाइए और कोशिश उसको उसके लिए गेम कर दीजिए कि बेटा इसको आपको चबाना नहीं है और आप निगल के दिखाओ मुझे, और रोज कहिए आज 5 में से कितने निगले गए बिना उसको किए, और उसको निगलाने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ तुलसी में जितनी इम्यूनिटी होगी बच्चों को लिए सबसे सेफ और सबसे बढ़िया है। निगलना है, तुलसी को खाने से उसकी जो पावर है वो 25% ही बच जाती है। अगर आप उसको मुंह में रख करके तुलसी के पत्ते को, और अगर आप उस बच्चे को बोलिए कि उसको निगलिए, लार के साथ में निगलने के लिए बोलिए, और अगर बच्चा निगलना सीख जाएगा तो उसके लिए गेम हो जाएगा। और बोले आप निगलना कितना किए, 5 के 5 से निगलना जिस दिन कर लेगा समझ लीजिए 1 महीना 2 महीना लगेगा और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक खेल का एक तरीका बता दिया है अगर आपके घर में तुलसी है तो। दूसरा, अगर बाकी आप उसको खान पान में देखिए, वही बात है, ये जो 5 चीजें आज जो बताई गई ना, तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए अच्छी है। अगर आपने ये 5 चीजें अगर आप बच्चे को दे दी है तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसमें खास तौर से जो दूध है, गिर गाय के दूध का प्रयोग करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका प्रयोग, और उसके साथ में घी, बच्चों को गाय का जो घी है वो खिलाइए। बहुत से माता पिता और बहुत आजकल जो भ्रांतियां फैल गई हैं, जो डॉक्टरों के मिसकंसेप्शन के कारण से ये जो हो गया है कि घी नहीं खाना चाहिए, तिल नहीं खाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो आपकी 5 चीजों का प्रयोग कर दिए पूरे परिवार के लिए तो सब में स्वस्थ रहेंगे। और खास तौर से बच्चों के लिए अगर आप अदरक है, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं बच्चे पर। अदरक थोड़ी तीखी रहती है तो आप अदरक को शहद में मिला दीजिए। और अगर आपको कुछ वैसे कुछ बना के देना तो आप तुलसी अदरक दोनों का रस मिलाइए, उसमें शहद मिलाइए और बच्चे को चटाइए। ये इम्यूनिटी की दवा है बच्चों के लिए। ओके सर, मैं मतलब आज तक क्या करती थी कि तुलसी के पत्ते जैसे रात में एक जैसे छोटे कप में तुलसी के पत्ते डाल के सुबह वो पानी देती थी। सो विच वन इज बेटर, कि जैसे आपने बोला कि वो जैसे मतलब सीधा खाना, या तो मतलब जैसे उसको ये करना। देखिए मैं आपको बताऊं, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो चरणामृत मिलता है, पानी होता है और उसमें तुलसी के टुकड़े होते हैं। वो पानी के साथ किस लिए दिए जाते हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो टुकड़ा एजिटी जाए। तुलसी में मरकरी होती है बहुत, और मरकरी आप जानते हैं सबसे शक्तिवर्धक चीज होती है। मरकरी कहे भगवान शिव के ताकत के द्वारा प्रदत्त वो ताकतवर सबसे ऐसा तत्व है ये, जो तुलसी में पाया जाता है। अगर आपको साबुत निकलते हैं या टुकड़े करके, मतलब
छोटा टुकड़ा भी, बड़ा जरूरी नहीं बहुत बड़ा पत्ता हो, छोटा पत्ता या उसका टुकड़ा भी कर करके भी अगर हम उसको निगलते हैं तो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। बाकी आपने जो प्रयोग किया कि रात में भिगो के रखते हैं उसका पानी पीते हैं, वो एक तरह से तुलसी का अर्क बनाने जैसा हो गया कि आपने तुलसी का उसके गुण कुछ आ गए, कुछ नुकसान उसका भी नहीं है, कुछ फायदा होगा उसका भी, लेकिन पूरा फायदा नहीं, वो 10% ही होगा। तुलसी के पत्ते को अगर आप पूरा निगलते हैं तो आपका 100% फायदा है, और अधिक नहीं तो आजकल क्या हो गया कि तुलसी का अर्क निकाल करके सत्व मिलता है, तुलसी का सत्व है, तो बच्चों को तुलसी का सत्व भी दे सकते हैं। वो सत्व अगर आपको सही सत्व मिलता है तो आप पानी में 2 बूंद डाल करके दे सकते हैं, दूध में भी उसकी बूंद मिला के दे सकते हैं, आप जो जूस देते हैं बच्चों को पीने के लिए उसमें भी आप 1 बूंद उसकी डाल सकते हैं। तो ऐसा तुलसी अर्क मिलता है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी के पत्तों को देने में, बच्चों को निकलने में दिक्कत आती है तो वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पूछना है कि दूध कहाँ मिल सकता है? आप बदलापुर में रहते हैं, बदलापुर में सुना नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर गिर गाय का दूध वहाँ भी आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। हमारा नेरुल और सीवड़ में मिलता है। और अगर हाँ आपको घी चाहिए तो आपको घी आपको कहीं पर भी मिल सकता है। आपको बदलापुर में चाहिए तो, और सभी सुनने वालों के लिए ये आपको कहें कि हमने ये व्यवस्था करने की कोशिश की है कि भारत में कहीं पर भी आपको अगर घी मिले तो उसकी डिलीवरी हम करवाएंगे। और ये गिर गाय का जो घी है बहुत ही गुणकारी है। 2 प्रकार का, 2 वेरिएंट में आता है, एक मलाई वाला और एक बिलोने वाला। जो मलाई से बनाया जाता है उसकी वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका दूध काम आ जाता है। और जो बिलो करके करते हैं उसको दही जमाना होता है, मक्खन निकालना होता है, तो उसकी छाछ बन जाती है। तो छाछ की उतनी मतलब व्यावसायिक कीमत नहीं रहती है। वैसे तो छाछ दूध दही से भी ज्यादा गुणकारी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो जो छाछ है उसका व्यावसायिक वैल्यू नहीं रहता है इतना, इसके लिए उसकी बिलोने वाले घी की जो है उसकी कीमत ज्यादा होती है। 1500 रुपए की कीमत है जो पर लीटर की, या पर केजी या पर लीटर समझिए, जो कि मलाई वाला जो सात्विक घृतम है उसकी है। और एक है परम सात्विक, जो बिलोने वाला है वो परम सात्विक घृतम है, उसकी 3000 रुपए ये MRP है। और जो गाय का दूध लेते हैं उनके लिए आजकल कुछ स्कीम भी है और कुछ डिस्काउंट भी उसके ऊपर है। अधिक मात्रा में आप मंगवाते हैं तो आपको उसके लिए छूट भी मिलती है। तो इसकी जानकारी आपको जो नंबर दिए हैं इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए। आप निपुण जी से, रिज्यूम से आप डायरेक्ट संपर्क कर करके अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और उसको भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ प्रश्न है? गिरगांव मिल्क के बारे में एक नया जो एक प्लान किया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि 100 रुपए, 99 रुपए, 99 रुपीज महंगा तो ज्यादा होता है। तो इसमें क्या 10 रुपए डिलीवरी चार्ज होता है। तो हमने एक ये अप्रैल के महीने में ये योजना रखी है कि अप्रैल के महीने में और डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो 99 की जगह आपको 90 रुपए में मिल सकता है। और इसमें भी अगर आपकी सोसाइटी में जितने मेंबर आते हैं तो हर मेंबर के साथ में अगर 5 मेंबर आए तो पांचों मेंबर के लिए 90 में से 5 रुपए रेट कम हो जाएगी। और अगर 10 मेंबर आए तो 90 रुपए में से 10 रुपए घट जाएगी और 80 रुपए की रेट हो जाएगी, 10 रुपए तक घट जाएगी। इस तरह से ये सोसाइटी में, अगर एक सोसाइटी में अधिक लोग लेते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाती है, हैंडलिंग चार्जेस कम हो जाता है और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू जो वो कॉस्ट है कम हो जाती है। तो इसलिए हम उसकी छूट आपको पास ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये अभी अप्रैल के महीने में ये योजना है। जो भी है, आप किसी को जानते हैं आपके क्षेत्र, आपके नेरुल में, सीवुड़ में, बेलापुर में, इसमें क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आप उनको सूचना दे सकते हैं। जल्दी हम उल्वे और खारगर भी शुरू करेंगे, जूहीनगर शुरू करेंगे। तो वहाँ लोग हैं उनको भी आप संपर्क करने के लिए कह सकते हैं। और पहले से ही आप अगर संपर्क करते हैं, जो पहले आते हैं उनको, पहले आने वालों को कुछ ज्यादा बेनिफिट देते हैं, बस कम बेसिस पे थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है। तो आप इसका फायदा उठाएं, लाभ लीजिए। That's all. Thank you so much. नेक्स्ट संडे को फिर वापस इसमें हम रखेंगे केयर के ऊपर में, सावधानी के ऊपर में। हेल्थ हो या वेल्थ हो, आप जुड़े रहिए। जितने भी होप धारा के ग्रुप हैं, लाइब्रेरी के ग्रुप हैं, उनसे आप जुड़े रहिए, तो उसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। और स्टोर के जो ग्रुप है, सात्विक
पतंजलि सात्विक के ग्रुप हैं, स्वस्थ ग्रुप हैं, उनमें आपको स्वस्थ के सभी ग्रुपों में भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप आज के सेशन से कुछ अच्छी सीख लेकर के अपने जीवन में अपनाएंगे, और हम यही आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवारजनों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।